वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य का पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 2 इसके पहले अपलोड कर चुके हैं फ्रेंड्स, और उसमें टोटल हम लोग कितना 120 प्रश्नों को कवर किए थे। टोटल 170 प्रश्नों का ही हिंदी साहित्य का सीरीज चला रहा था फ्रेंड्स, तो जिसमें हम लोग 120 प्रश्न ऑलरेडी कर चुके हैं। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में या चैनल पर जाकर करके देख लीजिएगा। तो आज हम लोग फ्रेंड्स 121 से देखेंगे। ठीक है, कितना 121 से देखेंगे और टोटल कितना 50 प्रश्न देखेंगे इस वीडियो में। तो टोटल आपका कितना 170 प्रश्न हो जाएगा। और ये जो सभी 170 प्रश्न है फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य का निचोड़ है। अगर हिंदी साहित्य से प्रश्न पूछेगा फ्रेंड्स तो इससे फालतू नहीं पूछेगा, इसलिए सभी को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है। टेलीग्राम का नाम क्या है फ्रेंड्स ग्रुप का, तो आपका जीके मास्टरमाइंड नाम है उसका। तो आप लोग जाकर के टेलीग्राम ग्रुप आपस ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आज 8:30 बजे फ्रेंड्स लाइव क्लास में आऊँगा, तो आप लोग सभी लोग 8:30 बजे लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा। जो पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। आज 121 से देखना है फ्रेंड्स। चलिए यहाँ से देख लेते हैं, 119 से ही देख लेते हैं। तो कल मैंने बता दिया था फ्रेंड्स कि पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो सवाल नंबर 119 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। 15 भागों में बांटा गया। पद्य साहित्य को कितने 15 भागों में बांटा गया है। सवाल नंबर 120 को देखें, लेखन में वाग्वैदग्ध का क्या आशय होता है। 120 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ होगा। अभिव्यक्ति की प्रभावोत्पादकता, ऑप्शन नंबर घ 120 का राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 121 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है। देखिए, इस टाइप का सवाल आपको पूछा जा सकता है। तो छायावादी कवि इसमें आपका सुमित्रानंद पंत है जो आपका छायावादी कवि है। यानी 121 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। सवाल नंबर 122 को देखें, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। बहुत अच्छा सवाल फ्रेंड्स। कामायनी का लेखक बार बार मैं रिपीट करता रहता हूँ, जयशंकर प्रसाद जी हैं जो आपको कामायनी के लेखक हैं। तो ये क्या था, ये महाकाव्य था। 122 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला। तो आपका 123 नंबर सवाल का इसमें 3 में से 1 को मिला है फ्रेंड्स, 4 में से 1 को मिला है, बाकी को नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर होगा। आपका जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो 123 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। 124 नंबर सवाल देखें कि भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है। तो क्या है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। ठीक है, प्रशस्ति परक है। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 125 को देखें। सवाल नंबर 125 है कि नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस है। नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है। 125 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, विभत्स रस है जो अमान्य रस है। ठीक है, किसके द्वारा, तो नाट्य शास्त्रकारों के द्वारा। अगला है, कामायनी के अंतिम सर्ग का शीर्षक क्या है। कामायनी जो जयशंकर प्रसाद लिखे हैं, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ग, आनंद हो जाएगा। तो सवाल नंबर 126 तक देख लीजिए फ्रेंड्स। अब अगला सवाल को, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 127 है आपका कि गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया था। सवाल नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा, 127 का राइट आंसर होगा बिहारी। बिहारी है जो क्या किए थे, गागर में सागर भरने का कार्य किया था। तो बहुत ही अच्छा सवाल और बहुत ही फेमस सवाल है हिंदी का कि गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया था। तो आपका बिहारी ने किया था। 127 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क होगा। सवाल नंबर 128 को देखें, कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की थी। कौन, कवि नरेंद्र शर्मा। जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मृत्यु निधन हो गई थी फ्रेंड्स, तो उसके उनसे प्रभावित होकर कौन सी रचना लिखे थे कवि नरेंद्र शर्मा ने। तो 128 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। रक्त चंदन लिखे थे। क्या लिखे थे, रक्त चंदन लिखे थे। सवाल नंबर 129 के देखें, मैथिली शरण गुप्त जी ने पहली उल्लेखनीय रचना हेमंत किस भाषा में रची गई है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी ने पहली उल्लेखनीय रचना हेमंत किस भाषा में रची थी। तो सवाल नंबर 129 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर क, खड़ी बोली में। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी की जो पहली रचना हेमंत थी वो किस भाषा में, तो खड़ी बोली में। हेमंत का लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त, याद रखिएगा। और साथ साथ में फ्रेंड्स मैं रोज रिपीट करता हूँ मैथिली शरण गुप्त की 3 रचना के बारे में। एक भारत भारती, एक यशोधरा और एक साकेत। तीनों के लेखक मैथिली शरण ही गुप्त है। अगला सवाल को देखें कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था। ये आपका जीके जीएस में भी देखिए अक्सर सेट में देखने को मिलता होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए सरस्वती पत्रिका का प्रतिपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर होगा। 130 का ख हो जाएगा। सवाल नंबर 131 को देखें। 131 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है।
कौन सी है जो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है? तो सवाल नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? कादम्बरी हो जाएगा। ठीक है, कादम्बरी है जो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है। इसके कादम्बरी के बारे में बहुत मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स, तो आप बताइए, हमें कमेंट करके बताइए कादम्बरी के लेखक अगर मैथिली शरण गुप्त जी नहीं है तो कौन है? इसका जवाब आप हमें कॉमेंट करके बताइए, कादम्बरी के लेखक कौन है? आप लोग कॉमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। यहाँ पर इसमें और याद कर ले फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है? तो कादम्बरी नहीं, सही आंसर हो गया। बागी मेघनाथ वध हो गया, उसके बाद अर्जन विसर्जन हो गया, प्रदीक्षिणा हो गया। ये सभी जो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है ये सभी याद रखिएगा। ठीक है, साकेत यशोधरा भारत भारती के साथ साथ आपका अर्जन विसर्जन, प्रदक्षिणा, मेघनाथ वध, ये सब ये जो आपका मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, जबकि कादम्बरी है जो उनका नहीं है। तो कादम्बरी किनका है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सवाल नंबर 131 का ग हो गया। सवाल नंबर 132 को देखें। सवाल नंबर 32 है, नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? नाम आप लोग सुनेंगे, नामवर सिंह ने ज़्यादा क्या लिखे हैं? तो 132 का क्या होगा फ्रेंड्स? वो आलोचना ज़्यादा लिखे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर। नामवर सिंह है जो अधिकांश आलोचना ही लिखे हैं। 132 का घ हो जाएगा। सवाल नंबर 133 को देखें कि गोपाल दास गहमरी ने किस प्रकार के उपन्यास लिखे हैं? गोपाल दास गहमरी ने किस प्रकार के उपन्यास लिखे हैं? 133 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग होगा, तिलिस्मी लिखे हैं। ठीक है, तिलिस्मी ज़्यादा लिखे वो। 133 का ग। 134 नंबर सवाल को देखें कि स्वरूपतः यथार्थवाद होता है, क्या होता है? 134 का जो राइट आंसर है घ हो जाएगा, जीवन के अनुसार पक्ष का प्रस्तुता। स्वरूपतः यथार्थवाद होता है क्या? तो जीवन के असुंदर पक्ष का प्रस्तुता। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पढ़ने में मिस्टेक हुआ था। कह रहा है स्वरूपतः यथार्थवाद क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ है, जीवन के असुंदर पक्ष का प्रस्तुता। अगला सवाल को देखें कि कबीर निम्नलिखित में से किस के समकालीन थे? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, देखिए जीके जी इसमें पूछा जाता है। तो आपका क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स? कबीर निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? 135 नंबर सवाल का सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर जी किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। 136 नंबर सवाल को देखें, महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाली विकल्प को चुनिए। महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो 136 का राइट आंसर ग हो जाएगा, राजनीतिक समस्या। सवाल नंबर 137 को देखें। सवाल नंबर 137 क्या है फ्रेंड्स आपका कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? बहुत अच्छा सवाल। 137 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स प्रिय प्रवास। ठीक है, 137 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? तो प्रिय प्रवास नाम है खड़ी बोली का। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? 138 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर घ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सवाल नंबर 139 को देखें। 139 नंबर सवाल आपका है कि हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? 139 का क्या होगा फ्रेंड्स आपका कि हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? तो 139 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, प्रेमचंद। हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? तो प्रेमचंद, जिन्हें कलम का सिपाही भी कहा जाता है। बार बार मैं रिपीट करते रहता हूँ, कलम का सिपाही प्रेमचंद है। और कलम का जादूगर कौन है फ्रेंड्स? तो आपका रामवृक्ष बेनपुरी। तो चलिए अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है कि प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक, ठीक है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं। 140 नंबर सवाल का ग हो जाएगा, मुल्ला दाऊद। ठीक है, कौन है? मुल्ला दाऊद है। अगला सवाल को देखें कि सूर्योदय से कौन सा पक्षी प्रसन्न होता है? चलिए इस टाइप का सवाल भी पूछा जाता है। 141 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा गेस करिए। तो देखिए सूर्योदय से कौन सा पक्षी प्रसन्न होता है? तो उस पक्षी का नाम है फ्रेंड्स चक्रवाक नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर होगा। 141 का घ, चक्रवाक एक पक्षी का नाम है जो सूर्योदय से प्रसन्न होता है। अगला सवाल को लेते हैं कि उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान किसने कहा? उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान किसने कहा? 142 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क होगा, प्रेमचंद ने कहा था। अगला सवाल है चारण काव्य की भाषा है, चारण काव्य की क्या भाषा है? 143 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग होगा, चारण काव्य का भाषा अवहट है। 143 का ग हो गया। सवाल नंबर 144 को देखें, वापसी किस विधा से रचित है? 144 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, कहानी है। वापसी एक प्रकार के कहा किस विधा से रचित है? तो कहानी है, वापसी कहानी है। अगला सवाल को देखें कि रीति काल में वीर रस के कवि कौन है?
रीति काल में वीर रस के कवि कौन है? 145 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का होगा, भूषण है जो रीति काल में वीर रस के कवि हैं। अगला सवाल आपका है कि अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता है। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? 146 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क पुष्प दंत है। 146 का क हो गया। 147 नंबर सवाल कि अवधी भाषा के प्रमुख कवि कौन है? चलिए गेस करिए। 147 का क्या होगा? तो तुलसीदास है जो अवधी भाषा के थे। और 147 का राइट आंसर ऑप्शन ग। याद रखें फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है कि अवधी भाषा के प्रमुख कवि में कौन गिने जाता था? तुलसीदास को गिना जाता था। अगला सवाल है तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? ठीक है, जो तोड़ती पत्थर एक कैसी कविता है? बहुत अच्छा सवाल है। तो किस तरह का है? 148 का जो राइट आंसर होगा ग हो जाएगा। ठीक है, यथार्थवादी कविता है। तोड़ती पत्थर है जो कैसी कविता है? तो यथार्थवादी कविता है। सवाल नंबर 149 को देखें। सवाल नंबर 149 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो उनका पुस्तक का नाम है आपका 149 का हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। सवाल नंबर 149 का राइट आंसर ग हो जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। 150 नंबर सवाल को देखिए। घृणा, अनादर, तिरस्कार, यह मेरी करुण कहानी, देखो सुनो कृष्ण, क्या कहता इन आंखों का पानी। ठीक है, इस तरह से फ्रेंड्स, घृणा, अनादर, तिरस्कार, यह मेरी करुण कहानी, देखो सुनो कृष्ण, क्या कहता इन आंखों का पानी। यह पंक्ति महाभारत के किस चरित्र के लिए कही गई है? तो किसके लिए कही गई, किस चरित्र के लिए कही गई? 150 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। ठीक है, ख यानी कर्ण के लिए यह पंक्ति कही गई है। घृणा, अनादर, तिरस्कार, यह मेरी करुण कहानी, देखो सुनो कृष्णा, क्या कहता इन आंखों का पानी। 150 का राइट आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा। ये पंक्ति जो कर्ण के लिए कहा गया है। सवाल नंबर 151 को देखें। रीति काल के कवि नहीं है। रीति काल के कवि इनमें से कौन नहीं है? 151 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, नाथूराम शंकर शर्मा जो रीति काल के नहीं है, जबकि वृंद, गुरु गोविंद सिंह और बख्शी हंसराज ये सभी है जो आपका रीति काल के कवि है। सवाल नंबर 152 को देखें। संत काव्य और सूफी काव्य में असमान तत्व है। 152 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख होगा, प्रबंध शैली। संत काव्य और सूफी काव्य में असमान तत्व है, प्रबंध शैली। सवाल नंबर 153 को देखें। 53 नंबर सवाल आपका है कि फणीश्वर नाथ रेणु से संबद्ध सही प्रदेश का नाम चुनिए। फणीश्वर नाथ रेणु से आपका सही संबंध प्रदेश का नाम चुनने के लिए कह रहा है। तो कहाँ से थे? 153 का, ये आपका बिहार से थे। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल इन्हीं का लिखा हुआ है, याद रखिए फ्रेंड्स। मैला आंचल किसने लिखा है? तो फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है प्रयोगवादी कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है? देखिए टॉप मोस्ट VVI हिंदी का प्रयोगवादी कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? 154 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, नागा अर्जुन है जो आपको प्रयोगवादी कवि के रूप में जाने जाते थे, याद रखिएगा, नागा अर्जुन। सवाल नंबर 155 को देखिए। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम बताइए। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? 155 नंबर सवाल का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर घ, गारसा दा तासी। ठीक है, गारसा दा तासी ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 156 को देखें कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, उपर्युक्त पंक्तियां किस काव्य की है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, उपर्युक्त पंक्तियां किस काव्य की है? 156 नंबर सवाल का राइट आंसर यशोधरा का। ठीक है, यशोधरा का है। यशोधरा किसका लिखा हुआ है फ्रेंड्स? तो आप लोग को पता होगा, आपका मैथिली शरण गुप्त का लिखा हुआ है। साकेत भी आपका मैथिली शरण गुप्त का लिखा हुआ है। आंसू किसका लिखा हुआ है? जयशंकर प्रसाद का। कामायनी भी जो आपका जयशंकर प्रसाद का। तो ये सब भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। 156 हो गया। सवाल नंबर 157 से देखें। सवाल नंबर 157 आपका है कि नंददास क्या? नंददास है जो आपका ऑप्शन नंबर का कृष्ण भक्त के कवि है। पूछा जाता है कृष्ण भक्त कवि नंददास किस भक्ति के कवि थे? तो कृष्ण भक्त का। 157 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। सवाल नंबर 158 को देखें। विद्यापति की पदावली, ठीक है, की भाषा क्या है? विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो 158 का क्या हो जाएगा? मैथिली हो जाएगा। विद्यापति आपको पता है फ्रेंड्स मैथिली में लिखते थे। तो विद्यापति की पदावली के लेखक कौन है? विद्यापति। तो इसकी भाषा क्या था? तो मैथिली। 158 का राइट आंसर क हो जाएगा। सवाल नंबर 159 को देखें। निम्नलिखित में कौनतेय नहीं है? निम्नलिखित में से कौनतेय नहीं है? 159 नंबर सवाल का हो या घ, नकुल है जो कौनतेय नहीं है, बाकी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन सभी है जो कौनतेय हैं। अगला सवाल को लेते हैं 160 नंबर सवाल, जयशंकर प्रसाद की कहानी। तो देखिए क्या हो जाएगा? तितली, आंसू, कामायनी, कंकाल, ये सब किनका है? 160 का, यानी जयशंकर प्रसाद का। ऑप्शन नंबर क, कंकाल उन्हीं का लिखा हुआ है, तितली उन्हीं का लिखा हुआ है, आंसू उन्हीं का लिखा हुआ है,
कामायनी उसी के लिखा है। जयशंकर प्रसाद की सब है, तो कंकाल जयशंकर प्रसाद की कहानी, याद रखिए कंकाल। अगला सवाल 161 नंबर, अष्टछाप कवि नहीं है। अष्टछाप इनमें से कौन है जो कवि नहीं है? 161 का ग, तो चरण दास है जो अष्टछाप कवि नहीं है। आगे आपका है खाली स्थान को उग्र कहते हैं, ठीक है, किनको उग्र कहते हैं? हिंदी में किस कवि को उग्र कहते हैं? 162 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख होगा, बेचन शर्मा को उग्र कहते हैं। याद रखिएगा, बेचन शर्मा को क्या कहते हैं? उग्र कहते हैं। अगला सवाल लेते हैं 163 नंबर सवाल, कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित है? तो कबीर जी की जो रचनाएं हैं किसमें संकलित है? तो कबीर का सबसे फेमस क्या होता है? बीजक है ना। 163 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, बीजक। याद रखिए, बीजक किसने लिखा है? तो कबीर जी ने लिखा है। अगला सवाल लेते हैं 164 नंबर सवाल, साधारणीकरण शब्द के आविष्कर्ता आचार्य का नाम क्या है? साधारणीकरण शब्द के, तो सवाल नंबर 164 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका क हो जाएगा, यानी भट्टनायक है। साधारणीकरण का रचयिता शब्द का आविष्कर्ता आचार्य कौन है? तो भट्टनायक है। 165 नंबर सवाल को देखिए, रहीम कवि किस बादशाह के दरबारी कवि थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिए। 165 का तो किनके थे फ्रेंड्स? अकबर के थे। रहीम कवि किस बादशाह के दरबारी थे? तो 165 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख होगा, अकबर के दरबारी थे रहीम। रहीम के दोहे बहुत फेमस है फ्रेंड्स, आप लोग सुने होंगे भी, हम लोग भी सुने हैं। 166 के देखें, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? ठीक है, बिहारी। 166 का जो राइट आंसर होगा इसका ग हो जाए, जय सिंह के। जो बिहारी थे वो जय सिंह के दरबारी कवि थे। और हमने देखा अभी रहीम किसके दरबारी कवि थे? अकबर के दरबारी कवि थे। तो चलिए अब अगला सवाल को 167 नंबर सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? चलिए तो क्लियर, सबको याद होगा मेरे ख्याल से। उर्वशी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। रसीम रथी के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। ये सब याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सूर्य का शत्रु माना जाता है, टॉप मोस्ट बीवी हिंदी का, सूर्य का शत्रु किसे माना जाता है? कि राहु को, केतु को, धूम्रकेतु को या उल्का को? किसे माना जाता है सूर्य का शत्रु? सूर्य का दुश्मन किसे माना जाता है? 168 नंबर सवाल का, राहु को। राहु को सूर्य का दुश्मन माना जाता है। अगला सवाल फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट सवाल है, राम भक्त कवि नहीं है, इनमें से राम भक्त कवि कौन नहीं है? 169 का आपका ऑप्शन नंबर ग, नरोत्तम दास है जो आपका राम भक्त कवि नहीं है, जबकि नाभा दास, अग्रदास और सेनापति सभी जो राम भक्त है। ठीक फ्रेंड्स, तो हम लोग हिंदी साहित्य से कितना 169 ही क्वेश्चन था फ्रेंड्स। हिंदी साहित्य से हम लोग कितना 169 क्वेश्चन को देख लें, 3 पार्ट में इसको हम लोग कवर किए फ्रेंड्स। ठीक है, एक पार्ट में बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है और हिंदी का सब्जेक्ट है तो पढ़ने में बोर हो जाते हैं आप लोग, इसलिए 3 पार्ट में इसको कवर करें फ्रेंड्स। तो हिंदी साहित्य का आप लोग देखे होंगे टोटल वीडियो, तो इसका क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था और सभी तो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ था। तो एक नज़र देख लिया फ्रेंड्स, देखिए कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा हम नहीं कह सकते। सिलेबस में आपका हिंदी साहित्य दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसलिए हिंदी साहित्य से इतना प्रश्न मैं करवा दिया। बाकी आपका विलोम शब्द, उल्टा शब्द, मुहावरा ऐसे संबंधित मिक्स वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स। और कोशिश करता हूं फ्रेंड्स कि आज से ही मैं आप लोग को मास्टर वीडियो प्रोवाइड कराऊं। अर्थशास्त्र के बारे में आप लोग कर रहे थे फ्रेंड्स, तो अर्थशास्त्र से संबंधित अभी क्वेश्चन टाइप हो रहा है फ्रेंड्स, उसको 50 क्वेश्चन का एक वीडियो मैं आपको हो सकता है कुछ देर में आप लोग को अब प्रोवाइड मैं करा दूँ। और 8:30 बजे फ्रेंड्स आप लोग लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं जो बताया था तरीका फ्रेंड्स की वेबसाइट पर जाकर करके प्रत्येक दिन रिविजन जरूर करें फ्रेंड्स। ठीक है, एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ करके, बीच बीच में बहुत सारा पोस्ट लिखा हुआ हिंदी का, जीके जीएस का, तो उस पर जाकर करके रिवीजन जरूर करिएगा। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही वेबसाइट का नाम आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स, gkmastermind.com, तो उस पर जाकर के आप लोग विजिट करिए फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और 8:30 बजे फिर मिलते हैं फ्रेंड्स लाइव क्लास में। ठीक है, देखने के लिए वीडियो थैंक यू, धन्यवाद।